लास्ट टाइम भी हमने पार्ट 1 शूट करा था जिसमें मैंने अपनी जर्नी के बारे में बताया था। तो यही थे जो हमसे सवाल पूछ रहे थे, बट मैंने सोचा कि चलो इनको स्क्रीन पर लेकर आ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ना ये जो जर्नी है ना स्टार्टिंग वाली मेरी अपनी आँखों से देखी हुई है। तो मुझे लगता है कि यार क्यों उस इंसान को पीछे रखा जाए पर्दे के, जिन्होंने हमारे साथ सफ़र किया है ज़िंदगी का, है ना? तो आज बहुत सारी बातें फिर से हम आपके साथ बताने वाले हैं, बहुत सारी जर्नी आज हम फिर से आपके साथ शेयर करने वाले हैं, ठीक है? तो चलें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अपने प्रीवियस डेज से रिलेटेड। जब मैं आपको छोड़ के गया था या मैं बिछड़ गया था। छोड़ के तो नहीं गए थे बट कहीं ना कहीं बिछड़ गए थे हम। हाँ जी, बीच वही मैं जानना चाहता हूँ कि उसके बाद आपने अपनी जर्नी को कैसे स्टार्ट किया। मैं उसके बारे में थोड़ा डीपली जानना चाहता हूँ। शायद हम कौन से उसमें अलग हुए थे 2020 में 2020 में लगभग हमारा स्टार्टिंग ना में, हाँ। मतलब अलग हुए थे हम थोड़े से। तो 2020 के स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं ऐसा था, उस टाइम पे कोरोना का टाइम भी चल रहा था हाँ, शायद। कोरोना स्टार्ट होने वाला था उससे 2 महीने, जनवरी कुछ में। बाद में कोरोना वगैरह कुछ भी हुआ था। जी। तो होता क्या है ना कि जब मैं कंपनी में काम कर रहा था ना, तो सबसे पहली चीज़ कि कंपनी में काम करते करते तो रिज़ल्ट नहीं मिल रहे थे जो रिज़ल्ट्स मैं अपने लिए चाहता था, जो रिज़ल्ट्स चाहता था कि यार मेन जो मेरा फोकस था ना वो था पैसा कमाना। बट वो डिज़ायर्ड मनी आ नहीं रहा था मुझे, जो मैं चाहता था कि यार इतना पैसा तो कम से कम कमा लूँ। जो इनकम चल रहा था उस टाइम पे सर्वाइवल चल रहा था बिल्कुल। तो उस टाइम पे मैंने जो है कंपनी स्विच भी की थी, ठीक है? तो कंपनी मैंने स्विच करी थी, तो मैंने एक और कंपनी में काम करना शुरू करा था। बहुत अच्छे मेंटोर थे, बहुत अच्छे मेंटोर के साथ जो है मैंने स्टार्ट किया। उन्होंने बहुत चीज़ें सिखाई, बहुत सारी नॉलेज दी मुझे, बहुत आगे तक पहुंचाने की कोशिश करी। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि यार उस कंपनी में भी मैं काम नहीं कर पाया। यार मतलब एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसी थी कि यार इतना टाइम हो चुका है, जैसे 2018 से मैं घर से बाहर निकला हूँ। अब 2018 से घर से बाहर निकला हुआ इंसान 2018, 2019, 2020 अभी तक भी उतना पैसा नहीं कमा पा रहा जितना उसको कमाना चाहिए। तो मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं कि कंपनी बदल के देखते हैं। तो मैंने बदल ली, वहाँ पे भी रिज़ल्ट नहीं मिले। फिर मैं कहीं ना कहीं टाइम चल रहा था, उस टाइम पे कोरोना का टाइम आ चुका था, मतलब फर्स्ट लॉकडाउन लग चुका था। तो वो जो फर्स्ट लॉकडाउन आया था ना, तो लॉकडाउन जैसे ही वो ख़त्म हुआ तो मैंने ना, मैं जहाँ पे रहता था अपने फ्रेंड के पास, तो मैंने ना देखता था वहाँ से कि पंजाब रोडवेज़ की एक बस गई। पिछले दिन देखा और पूरी रात बैठ के वो करता रहा, मैं बिल्कुल फिगर आउट करता रहा कि यार मैं अब ना यहाँ से जाऊँगा चंडीगढ़ और फिर चंडीगढ़ से जाऊँगा दिल्ली। तो मैंने मतलब मैं क्या, अगर चंडीगढ़ से बस अगर यहाँ पे आ गई है, मतलब मैंने कोशिश करी, मैं काफ़ी देर तक बैठा रहा बाहर। तो मैंने देखा यार दिल्ली की भी तो कोई बस जाएगी, बट मालूम पड़ा कि दिल्ली के लिए कोई डायरेक्ट बस उस टाइम पे चल नहीं रही। तो मुझे लगा कि यार चंडीगढ़ के लिए काम करता हूँ, निकल जाता हूँ और चंडीगढ़ पहुँचने के बाद 43 सेक्टर से जाऊँगा 17 से पकड़ूँगा दिल्ली की बस और फिर दिल्ली पहुँच जाऊँगा। बट उस टाइम पे हुआ ऐसा कुछ कि भाई डायरेक्ट दिल्ली के लिए भी बस एंटर नहीं कर रही थी। वो मतलब किसी बॉर्डर पे ही हमें छोड़ दिया था, पता नहीं कापासेड़ा बॉर्डर था कि पता नहीं, कोई तो एक बॉर्डर पे ही छोड़ दिया था दिल्ली की। तो फिर मैं आया दिल्ली कैसे ना कैसे करके। बट एक चीज़ इस सब चीज़ों में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आपको भी पता ही होगा कि मेरी उस टाइम पे जो लव लाइफ थी, है ना, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई थी, ठीक है? जब मैं बिज़नेसेस कर रहा था मल्टीपल, यहाँ से वहाँ स्विच करना, यहाँ से वहाँ स्विच करना, तो मतलब ठीक है, मेरा 4 साल का रिलेशनशिप था उस टाइम पे। बट वो जो 4 साल का रिलेशनशिप था, मतलब मैं जैसे आया 2018 में भी था, 19 में भी था और 20 में भी था, और मतलब कहीं ना कहीं 2017 से चलता आ रहा था वो। तो अब होता क्या है कि भाई उस रिलेशनशिप में जब मैंने स्कूल छोड़ा 12th के बाद, है ना, अभी कॉलेज वगैरह में आया ही आया, मतलब मैं थोड़ी सी अलग पार्ट आपके साथ कवर कर रहा हूँ। तो मैं आया ही आया, तो होता क्या है कि ना अब अगले 1 साल बाद उनका भी स्कूल कंप्लीट हो गया, ठीक है, 10th तक। अब उनने बोला कि एक काम करती हूँ कि मैं दूसरे स्कूल में एडमिशन ले, तो मतलब थोड़ा एडवांस स्कूल जो भी हमारे स्टेट में अच्छा था उस टाइम पे। तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल लिया जहाँ पे उन्होंने एक हॉस्टल फैसिलिटी जो है चूज़ करी। अब वो हॉस्टल में रहने लग गए, तो ना 3-3 4-4 महीना बात नहीं होती थी, ठीक है। तो होता क्या है ना कि जब वो टाइम आया ना, ठीक है, मुझे मालूम पड़ा कि मतलब मेरा अब
वो सीन नहीं रहा, मैं अब रिलेशनशिप में मतलब मेरा ख़त्म होने वाला, जब मुझे रियलाइज़ हुआ ऐसा कि मालूम पड़ा, तो वो जो इंसिडेंट था मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो चुका था और मेरे को उससे ना इतना टर्मराइज्ड हो चुका था मैं कि मुझे अगले 1 साल तक ऐसा डिप्रेशन सा ही फील होता रहा कि यार पता नहीं क्या है दिमाग में अड़ा हुआ, क्या है अड़ा हुआ दिमाग में। बट कैसे ना कैसे करके मैं मतलब जब वो बहुत ज़्यादा टर्मराइज था ना मैं उस टाइम पे, तो मैंने क्या किया, मैं उसी टाइम पीरियड में बसेस वगैरह देख रहा था, ठीक है, जब मेरा रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। और मैं उस टाइम पे मतलब बोलते ना एक डिप्रेशन में, जहाँ किसी को कुछ समझ नहीं आता, वैसी फेज़ में मैं कह दिल्ली निकल गए। निकलने का मैंने प्लान बना लिया कि भाई अब निकल ही जाते हैं। तो मैं निकला और दिल्ली पहुंचते ही मतलब मैं बंगला साहिब गया सबसे पहले। अब तो सिंपल सी बात है। तो उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जैसे जब आपकी लव लाइफ इतनी बेकार चल रही थी, साथ में फैमिली वाले क्या सोच रहे थे? क्या वो आपको घर लाना चाहते थे? क्या था उनका प्रोस्पेक्टस? क्या वो सोच रहे थे आपको लेके? आप वहाँ से कैसे निकले घर से? वो कोरोना के टाइम पे जहाँ पे हर चीज़ बंद थी, एक जगह से दूसरे जाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम आती थी, तो आप कहाँ कैसे निकले वहाँ से? वो भी जानना चाहता हूँ मैं। देखो, जब सबसे पहली चीज़ ना, जब मैंने कॉलेज ड्रॉप करा था तो मेरे घर वाले मेरे फेवर में नहीं थे, वो बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे। पापा तो कतई फेवर में नहीं थे। अब उनका ऐसा था कि यार तुमने ड्रॉप किया तो क्यों किया, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है, तुम्हें आगे स्टडी कंटिन्यू करनी चाहिए। बट मैंने ना उन चीज़ों पे ना फोकस नहीं करा। मैंने ना एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दी सारी बात। अब होता है क्या है ना कि फेवर में नहीं थे बिल्कुल, तो खर्चा पानी भी नहीं मिल रहा था। बिल्कुल नहीं मिल रहा। एक्सेप्टेंस मतलब एक दिन सडनली मैं घर चला गया इन सब इंसिडेंट के बाद भी, ठीक है, इन सब इंसिडेंट के बाद भी मैं घर चला गया था। उस टाइम पे जब मैं घर में था तभी कोरोना लगा। असल में तभी कोरोना लगा था 2020 हाँ, तो उसी टाइम मतलब मेरे घर रहते ही कोरोना लग गया था। तो अब होता ही क्या है कि मेरे को घर में रहना पड़ा। बट उस टाइम पे सडनली क्या होता है ना कि मेरे पापा के साथ एक बहस हो जाती है और जिसमें मेरी मम्मी भी इन्वॉल्व हो जाती है। और पापा एक तरीके से यही बोल देते हैं कि यार शायद ये मेरी औलाद नहीं है, मतलब गुस्से में, क्योंकि मैंने उनके असली सी बात है, मैंने दुख किया था बहुत ज़्यादा, मैंने उनको दुख दिया था। तो उस टाइम पे मेरे को ना बहुत ज़्यादा बुरा लग गया, बहुत सारी बातों का, बहुत सारी बातें हुई। अब मैं क्या बताऊँ ऑन कैमरा। तो मैंने प्लान बनाया कि काम करते हैं, निकल सब समेटते हैं और अब भी निकल जाते हैं। और वो रात का टाइम था जहाँ मेरी मम्मी, मैं तैयार हुआ फटाफट और मेरी मम्मी मेरा हाथ पकड़ रही, मैं गेट के इस साइड, गेट के बाहर और गेट के अंदर मम्मी बोल रही है मत जा अभी, मत जा अभी, मत जा अभी, मत जा अभी। मैंने बोला ये जो एक ईगो थी ना भाई कि कुछ करके दिखाऊंगा, अब कुछ करके दिखाऊंगा ना। मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ, मेरे को फील भी हो रहा है मेरी मम्मी मेरे लिए रो रही है, पर वो एक हाथ ऐसे खींचा जा रहा और मैं एक साइड ये खींच रहा कि मेरे को छोड़ो, मेरे को जाना है अभी। मम्मी बोलती तू रात को किधर जाएगा। बट एक चीज़ पता थी, अगर घर से बाहर निकल गया कहीं तो पहुंच जाऊंगा, कि कहीं तो पहुंच ही जाऊंगा। तो पापा ने नहीं पकड़ा आपको? पापा तो आए ही नहीं उस टाइम पे, पापा नहीं आए। तो पापा उस टाइम पे नहीं आए थे। तो अब होता है क्या है ना कि मैंने उस टाइम पे कैसे ना कैसे करके हाथ छुड़ाया। फिर मेरे को दुख हो गया कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मम्मी भी थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। फिर मैंने सोचा कल चले जाऊँगा। मम्मी बोलती कल चले जाना, कल चले जाना, जब ज़्यादा ही जिद हो गई। फिर मैं क्या किया कि कल अगली सुबह उठा, पापा ऑफिस निकले, क्योंकि मैं एक टाइम ऐसा था कि मैं पापा के सामने भी नहीं आता था, ठीक है। वो अगर ऑफिस से आते थे तो मैं अलग से साइड हो जाता था, ठीक है, मतलब फेस नहीं कर पाता था। रियलिटी बताऊँ तो मैं फेस नहीं कर पाता था। तो अब होता है क्या है कि मैं अगले दिन निकलता हूँ, ठीक है, मैं पहुँच जाता अगले दिन बिना बताए निकलता हूँ। अच्छा। मम्मी को पता भी नहीं चला कि मैं किधर किधर गया। मम्मी का सडनली फ़ोन आता था किधर है। उस टाइम पे मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच चुका था, 70-80 किलोमीटर तक पहुँच गया था। मम्मी बोली तेरे को तू किधर है, मैं तेरे को घर में ढूंढ रही हूँ। मैंने बोला मम्मी मैं तो निकल गया, मैं तो निकल चुका हूँ। फिर वो दिन भी मम्मी ने बोला कि अब निकल गया है तो कुछ करके दिखाना। उस टाइम पे पापा का भी फ़ोन आया, ठीक है, मेरे को थोड़ा सा सीरियस होके। वो दिन और आज का दिन, वो दिन वो था जब मैंने ठाना था कि यार मैं अपने लिए स्टैंड लूँगा, मैं कुछ अपने लिए करूँगा और कुछ
मतलब साबित करके दिखाऊंगा दिखाऊंगा, अपने पेरेंट्स बनूंगा को कि मैं यस मैं भी कुछ हूँ। आई एम नॉट मेड फॉर दिस ओनली कि मैं सिर्फ एक सेटल, मतलब हाँ यही मेरे को बहुत बड़ा करना है अपनी ज़िंदगी में, मैं उस चीज़ के लिए बना हूँ। तो मैंने क्या किया कि चलना शुरू करके मैं पहुँच गया। वो दिन जो था मेरे को याद था, मैं जब तक अपनी डेस्टिनेशन में पहुँचा नहीं ना, मैं रोए जा रहा था, मन ही मन रोए जा रहा। जैसे इंसिडेंट मुझे याद आ रहा, मैं रोना शुरू कर दिया। जैसे ही मुझे याद आ रहा मेरी आंखों में आंसू आ, जब तक मैं पहुँचा नहीं, मम्मी याद आ रही, ये याद आ रही। अब होता है क्या है ना कि यार मर्द की ज़िंदगी उतनी आसान नहीं है, घर से निकलना पड़ता है। जो मर्द ना, जो एक लड़का उसको दिख रहा है कि यार मेरे माँ बाप को मेरी ज़रूरत पड़ सकती है आने वाले टाइम में, जिस लड़के को दिख रहा है कि यार मेरे माँ बाप को मेरा साथ की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले टाइम में, मतलब मेरा भाई छोटा फौजी है, वो ऑन द स्पॉट कभी भी अवेलेबल नहीं हो सकता आने वाले टाइम में। देखो अभी हमारी उम्र जवान है बिल्कुल, मैं ये नहीं बोलता कि यार हमने 30-35 क्रॉस कर दिया, अभी हम बिल्कुल जवान हैं। बट हम अगर इस जवानी को यूटिलाइज़ कर लेंगे, ठीक है, अभी हमारे पेरेंट्स की उम्र भी ऐसी नहीं है कि यार बहुत बूढ़े हो गए हैं कि हाँ वो हमारे सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। बट मैं सोचा कि यार जब मैं कैलकुलेशन बैठाता था, मैं पेरेंट्स को बोलता था मैं आपके पास रहूँगा, मैं इसीलिए बिजनेस कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सपोर्ट करना चाहता सपोर्ट हूँ। करना चाहता हूँ। वो नहीं आ पाएंगे बट मैं हाजिर हो सकता हूँ, मैं आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं ये बोलता था उस टाइम पे। तो मैंने क्या किया, वो मेरे को दिमाग में आता था, मैं कि जो भी लड़के यार घर से बाहर नहीं निकलते ना, उनको दिखते हुए भी सब कुछ दिखते हुए भी कि हाँ कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो करने की ज़रूरत है, हाँ भाई हमारे बिना घर नहीं चलेगा। जो लड़के ऐसे हैं यार निकलो, अभी भी बाहर निकलो। मैं निकला दिल पे पत्थर रख के, सरवाइव भी करा। घर वालों ने पैसा नहीं दिया क्योंकि मेरा, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, अच्छी बात है कि घर वालों ने पैसा नहीं दिया। अगर दिया होता ना तो कहीं ना कहीं मैं अभी समझ लो उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता। बट जो नहीं दिया, समझ आया कि यार एक ज़िंदगी का एक ऐसा भी रुख होता है जहाँ पे तुम्हें खुद का पैसा खुद के लिए कमाना पड़ता है, और वही खुद का पैसा खुद के ऊपर यूटिलाइज़ करना पड़ता है, और वही कमाया हुआ खुद का पैसा आने वाले परिवार और माँ बाप के ऊपर भी खर्च करना पड़ेगा। उस दिन पहली बार रियलाइज़ हुआ था कि भाई अपना पैसा भी कुछ चीज़ होती है और उसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसका मतलब अब आपकी लड़ाई अपने आप से थी। मेरी लड़ाई मेरे अपने सपनों से थी, अपने आप से और थी। खुद से थी सबसे बड़ी कुछ लड़ाई। बड़ा बनने की, कुछ अलग हाँ, करने कुछ की। अलग करना है, कुछ बड़ा करना है, बस ऐसा मैं ही। देख सकता हूँ जैसे कि हिमाचल में फैसिलिटीज़ बहुत कम है। रिसोर्सेज बहुत कम है वहाँ। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपको 100 किलोमीटर भी जाना, 100 किलोमीटर भी ट्रैवल करना, आपको बहुत टाइम लगेगा। तो आपने वो सब चीज़ें भी की। मैंने आपको देखा चंडीगढ़ जाते हुए, वो चीज़ें मैंने आंखों के सामने देखी। पैसा ना होते हुए भी आपने इतने बड़े डिसीजन लिए कि मुझे जाना है, मुझे करना है। तो एक आग चिंगारी तो थी, क्यों मैं देख सकता था उस चिंगारी को। पर दूसरी साइड घर वाले, गर्लफ्रेंड, इतना कुछ, वो मेंटल प्रेशर। मैं सच में जानना चाहता हूँ वो मेंटल प्रेशर बंदा कैसे झेलता है, वही ना कि कैसे लड़ता है उससे? हुआ ना कि जब समझ आ गया कि जंग खुद से है, तो मैं एक उसी फ्लैट में गया था जहाँ से मैंने वो बस पकड़ी थी, जहाँ से दिल्ली वाली बस जाती थी। उस टाइम पे पेरेंट्स ने एक्सेप्ट नहीं करा था रियलिटी को, बट आज करते हैं, क्योंकि आपने पहले पूछा था कि पेरेंट्स का क्या एक्सेप्टेंस है। मैंने बोला हाँ आज एक्सेप्ट करते हैं मुझे। पर अब होता क्या है ना कि जब मैं घर से बाहर निकल गया था, ठीक है, दिल्ली का जो प्लान बना था ना आने का, मैंने कैलकुलेशन बैठाया। मैंने एक दिन, मुझे याद है कि मेरे भाई ने कहा था कि दिल्ली जाने के लिए ना कम से 450-500 रुपये किराया लगता है अगर जाना है। तो मैंने कैलकुलेशन बिठाया कि हाँ 400-500 ठीक है। मेरी जेब में उस टाइम पे लिटरली 400 रुपये थे। एक दोस्त था मेरा जो, मतलब उसको मैंने फ़ोन करा और मैंने उसको बोला यार भाई पैसे दे दे, कुछ जितने हो सके तेरे से। मैं कहा 1000-1200 जितने भी हो सके दे दे। उसने क्या किया, मुझे 1200 रुपया डाला मेरे अकाउंट में। उसने पूछा कब देगा वापस, मैंने बोला मैं दे दूंगा, एक बार जा रहा हूँ मैं दिल्ली। तो मैं टोटल 1200 प्लस 400 1600 के आसपास, अपने 1800 के आसपास, कितने में 1200-1600 हो गया। हाँ 1600, सॉरी कोई कैलकुलेशन गलत होगी। तो 1600 के आसपास मैं क्या करा, पैसे लेके गया, जिसमें से मेरा आधा किराया लग गया। और दिल्ली पहुंचने के बाद 200 रुपये ऑटो रिक्शा वाला ठग गया रात को मेरे से। अब हुआ क्या कि ना, जब मैं, चलो ऑटो रिक्शा तो बहुत आगे आ गया, हुआ क्या कि जैसे ही मैं रात को चंडीगढ़ पहुंचा, हरियाणा रोडवेज़ की मुझे बस मिली। और वो हरियाणा रोडवेज़ की जो बस मिली, मैंने उसी बस में बैठ के दिल्ली के लिए निकल गया। अब ये नहीं बोला था कि भाई किधर चक जाएगी बस, या चल जा, तो दिल्ली रही थी। बट जब पहुंचने वाले थे तो
समझ आया कि पूरी दिल्ली तक बस नहीं जा रही। अब जैसे ही रात को दिल्ली में पहुंचा, मैं देखा यार ये क्या हुआ, मैं कहाँ पहुंचा अभी, मुझे पता ही नहीं, मैं दिल्ली देखा ही नहीं आज तक। तो मैं पहुंचा, सब लोग भाग रहे थे, पुलिस वगैरह भी थी वहाँ पे उस टाइम पे, सब लोग यूं यूं हुए, मैं भी कुछ लोगों के पीछे पीछे चला गया, दिल्ली 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 ऐसे करके बोल रहे थे कुछ लोग। एक वैन थी, ठीक है, मैं उन लोगों के पीछे पीछे गया और एक वैन लगी हुई थी वहाँ पर, जिसको हम गुंडों वाली वैन बोलते हैं ना, वैसी लगी हुई थी। मैं बैठ गया बस मैंने उस वैन में बैठ गया। तो आपको डर नहीं लगा? वो वैन मेरे साइड मेरे साइड 2 बंदे और उस साइड भी 3 बंदे, आगे भी 3 बंदे बैठे हुए थे एक ड्राइवर के पास। तो अब मुझे क्या लगता है कि उस टाइम पे मैं सोच रहा था, मैं कि जल्दबाजी में बैठ गया कहीं, मेरा वो तो नहीं, मतलब वो जो वैन थी ना, वो क्या नाम है, ओमिनी नाम होता है, ओमिनी नाम होता है उसका। तो भाई मैं ये सोच रहा कि अब कहीं अगवा हो गया, कहीं मुझे बेच दिया, कहीं मुझे मार दिया। अक्सर एक मन में एक सवाल ये चल रहा था। दूसरी साइड सपने के लिए निकला हूं ना, मर भी गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मरूंगा तो ये मतलब मेरा मरने के बाद भी ना मेरी सोल अंदर से ये कहेगी कि भाई किसी चीज़ के लिए निकला, तो अपने सपने के लिए निकला था। कोशिश जैसे लोग ना देश के लिए शहीद हो जाए, मैं तो अपने सपने के लिए शहीद हो गया, मैं यही मानूंगा। मतलब पापा भी पूछते थे ना मेरे कि भाई तू कब मानेगा, मैं कहा जब तक दिल से पुकार नहीं आएगी ना मेरे, तब तक दिल नहीं बोलेगा ना कि तू नहीं कर सकता, तब तक उस दिन मैं हार नहीं मानूंगा। तो वो जो फेज था ना, उस टाइम पे मैं ये सोच रहा था, मैं कहा मर भी गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिस्क लिया ना मैंने, पहुंचा तो अच्छी बात, नहीं पहुंचा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा किधर क्या गया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था मैं दिल्ली चला गया हूँ। मेरे पेरेंट्स को उस टाइम में पता ही नहीं था कि वो, मतलब उनके लिए मैं गुम हो गया इस तरीके से। बट हुआ क्या कि मैं पहुंच ही गया, कैसे न कैसे करके पहुंच गया, वहाँ से रिक्शा पकड़ा, बंगला साहिब गया। वो मेरे लिए एक ऐसी डेस्टिनेशन है, क्योंकि जब मैं कुछ भी नहीं था ना उस टाइम पे दिल्ली में, सिर्फ मैं अपनी जेब में समझ लो 1100-1200 रख के आया था, इसमें से 200 मैंने और खर्च कर दिया, और मेरी जेब में टोटल 1000 रुपया। रिस्क देखो कि दिल्ली में रहूँगा जाके, 1000 रुपये रखे हैं, पर एटीट्यूड ऐसा कि दिल्ली में रहूँगा। तो अब दिल्ली में जो रहूँगा, बंगला साहिब गया, वहीं पे मैंने दोस्त से कांटेक्ट वगैरह बनाने की कोशिश करी। मैंने बोला यार अपने पास रख ले मुझे, बंगला साहिब में काटा टाइम, मैंने खाना वाना वहीं पे खाता था। तो मैंने अपने दोस्त से कांटेक्ट बनाया, फिर वो आया लेने के लिए मुझे, अपने घर पे रखा उसने मुझे। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ यार उस इंसान की, आज भी भाई जैसा, भाई से बढ़कर रिश्ता, कुछ भी समझ लो। मतलब उस बंदे ने मेरे को बोला कि आप आ जाओ मेरे घर, मैं ठीक है। तो उसके पेरेंट्स, तो रोहिणी साइड था, उसने ऐसे इंट्रोड्यूस कराया कि मेरे सर आ रहे हैं। अच्छा, तो अब जब पेरेंट्स ने देखा, अरे कौन से सर हैं तेरे मतलब फर्स्ट रिएक्शन कैसे सर हैं तेरे। अब अगर मैं 4-5 साल पुरानी अगर अपनी फ़ोटो देखता हूँ तो अब मैं क्या ही दिखता हूँ उस टाइम पे, पतला सा एकदम, नया नया नॉर्मल से क्लोथिंग, कोई ज़्यादा वो नहीं। तो आंटी भी बोलती कैसे सर हैं, बाद में बोला आंटी ने कि कैसे सर हैं, वो बता रहा था मुझे। तो रखा, खाना वाना वहीं हुआ, मतलब उसने 15-20 दिन, 1 महीने के आसपास मुझे रखा। अब जैसे ही पहुंचा मैं, ब्रेकअप भी था हुआ ताज़ा मेरे पास, जुनून भी भैंस की, हाँ उसने मुझे छोड़ा ना, मैं अब कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि ज़िंदगी में मेरे को रिग्रेट नहीं चाहिए। एक वो दुख था उसके जाने का, और एक ये दुख था कि मेरे घर वाले, मैं ये सोच रहा था उस टाइम, मैं अपनी ज़िंदगी में से सब कुछ ही गवा चुका हूँ, मेरे पास बचा ही क्या। प्यार जो अपने पेरेंट्स का था वो भी ख़त्म, प्यार जो अपनी उसका था, गर्लफ्रेंड का था, वो भी ख़त्म। पहुंच गया दिल्ली, पहुंचा तो सडनली होता क्या है ना कि मेरे को अभी ना उतना भी मतलब ख़त्म हो चुका था। बस एक बार मैं लास्ट कंफर्मेशन के लिए उसे फ़ोन मिला था दिल्ली पहुंच के, मैं क्या सच में तुमने किसी और को डेट करना शुरू कर दिया है क्या? तो उसने बोला हाँ मैंने शुरू कर दिया है। मैंने बोला मुझे यकीन नहीं हो रहा यार, मैं क्योंकि मैं प्यार करता था तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यार वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। मैं कहा कुछ तो प्रूफ थे, और जब उसने मुझे प्रूफ दिया, मतलब एक फ़ोटो भेजी उसके साथ, मैं लिटरली उस टाइम पे मेरे को खड़े खड़े एकदम ब्लैकआउट बज गया। मैं कहा ये क्या हुआ, और मेरा होश उस टाइम पे वो पता ही नहीं भाई, जैसे ना एकदम से ऐसे ऐसे
क्या हुआ, हेलो। मैं फ़ोन ऐसे रखा, उठा, फिर गिर गया, फिर उठाया जेब में, सीढ़ियाँ उतरने लगा। मुझे आज भी याद है, उतरते उतरते मैं सीढ़ियों से गड़ 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 नीचे गिर गया, फिर उठा। फिर वो जो धक्का लगा ना मुझे भाई, पता नहीं हार्ट बीट को क्या हुआ, दिमाग सुन्न सा पड़ गया मेरा उस टाइम। मैं मुँह पे हाथ रखते हुए अपने दोस्त के पास गया, उसी के मतलब उसकी मम्मी भी थी वहाँ पे। मैं कैसे न कैसे आंसू पोंछे अपने, जो मोटे मोटे गिर रहे थे उस टाइम, मैंने ऐसे हाथ रखते हुए अपने दोस्त को बोला, मैं कहा, चल भाई यहाँ से पार्क चल थोड़ी देर के लिए, पार्क से। आंटी बोल रही खाना खा लो। मैं बोला आंटी आते हैं थोड़ी देर। बोले कि मैं रोना रोक रखा था भाई, मतलब मेरे को नहीं लगता कि आज तक मैं उतना रोया भी था कभी, मतलब इतना नेचुरली और इतना, मतलब बोलते हैं ना डीप रोना, और भाई जिसको तुम कंट्रोल ही नहीं कर सकते वैसे रो रहा। और जैसे ही मैं बाहर निकला घर से, मैं वो चला मेरे साथ, वो मैं ऐसे ऐसे कर रहा, फिर मैं रोया, फिर मैं रोता रोता पार्क में, फिर जो मैं रोने लगा। पार्क पहुंचते ही मैं उसको फ़ोन मिलाया, उसकी बहन मेरे को दूसरी साइड से बोल रही कि हैं तुम फ़ोन मत करना ये वो। मैं बोल रहा इसने ऐसा क्यों किया, मतलब तुम फ़ोन मत करना ये वो। मैंने बोला यार 4 साल का, साढ़े चार साल का रिलेशनशिप, मैं तो कुछ किया ही नहीं। मैं 4-5 महीना इंतज़ार करता था कि अब कॉल पे बात होगी, मैं छोटी सी उसके ऊपर खुश हो जाता था। ये क्या हो गया मेरी ज़िंदगी में। और रोहिणी का इलाका था उस टाइम पे, बादली करके जगह थी, बादली से एक रेलवे प्लेटफॉर्म भी आता है वहाँ पे। अभी हम दिल्ली जाते हैं ना, जो लोग मतलब पहाड़ों से आते हैं हिमाचल से, तो एक बादली, ठीक है, सदर बाज़ार, उससे पहले स्टेशन आता है एक बादली करके, तो वो वहाँ से दिखता था। उधर थोड़ा सा आगे चलेंगे तो स्टेशन आ जाता है, पर ट्रैक सामने दिखते थे, मतलब पार्क के सामने दिखते थे। मैं पार्क से ट्रेन, मेरे को हॉर्न सुनाई दिया, मैं दे भागा, मेरे दोस्त भी मेरे पीछे भागा, और मैं बोला आज मैं मर जाऊंगा। मैं क्या, उसने ऐसा, मैं चिल्ला के, मैं क्या ये नहीं तो मैं भी नहीं। और मेरा दोस्त आया उस टाइम पे, उसने क्या किया कि मुझे पकड़ लिया जोर से। मैं भी पहुंचा भी नहीं था, डिस्टेंस था काफ़ी, डिस्टेंस था काफ़ी। वो तो क्या कर रहा है तू, उसने मेरे को ऐसे जकड़ लिया, और मेरे हाथ पैर लॉक करने की कोशिश करी उसने पूरी। धीरज नाम है उसका। तो उसने पूरा कोशिश करा कि भाई ये हिले ना यहाँ से, और वहीं मेरे को पकड़ के बैठा रहा जब तक ट्रेन नहीं चलेगी, बहुत ज़ोर से। फिर जैसे ही चलेगी मैं भी एकदम ऐसे हो गया। फिर मेरे को रोना नहीं निकल रहा था, पर मैं शिविर कर रहा था उस टाइम पे, ऐसे 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 उस टाइम पे मैं कि ऐसे ना। तो मेरा दोस्त भी, वो भी मेरे को देख के शिविर कर रहा। उसको लगा कुछ तो गड़बड़ हो गया भाई, अगर ये इधर रहा। मेरे को लगा कि उसने मन में ऐसा ही सोचा कि अगर ये इधर रहा तो मतलब मेरे गले पड़ जाएगा। तो कुछ दिनों बाद क्या होता है कि उसने मुझे बोला कि एक काम कर, घर में कुछ ऐसा माहौल है ना, कि काम कर तो शिफ्ट हो जा कहीं और। तो गाज़ियाबाद में मैं शिफ्ट हुआ था उस टाइम पे। तो जब वो मेरे को छोड़ने भी आया था, दोस्त मेरा छोड़ने भी आया था, मैं शिफ्ट हुआ। शिफ्ट होने के बाद कम से कम 5-7 लोग रहते थे उस घर में। अब छोड़ के आया, मैं भी चला गया खुशी खुशी, क्योंकि अक्ल नहीं थी उस टाइम पे ना, मेरे को ज़्यादा कुछ आज समझ आता है कि यार क्या हुआ होगा, उसके ऊपर क्या बीती होगी। बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया आपने तो, मरने का। सपने तो फिर तो देखो उस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। 1000 रुपये जो बचे थे मेरे पास, वो भी खत्म। वो मेरा दोस्त मेरे को लेके गया था, एम्बियंस मॉल दिखाऊंगा तुझे, फ़ौरन दिखाता हूँ। वहाँ पे बहुत सुना था मैंने, स्टारबक्स 600 रुपये की एक कॉफ़ी मैंने उसको दी, एक कॉफ़ी दी, तो ना 600 रुपये की कॉफ़ी पी बढ़िया उस टाइम पे, ये फील करने के लिए वी आर द रिच। मैं एक लोअर पहन के गया था, और एक नॉर्मल शर्ट और स्पोर्ट्स वाले शूज़, पहाड़ी था, और स्पोर्ट्स वाले जूते पहन के। लो लड़कियाँ इंग्लिश एक्सेंट में बात कर रही हैं, स्टारबक्स में लोग हैं ऐसे बात कर रहे हैं। मैं देख रहा, मैं क्या हुआ यार, मैं तो इतना लायक ही नहीं हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। हर कोई बंदा, मतलब पर्सनालिटी, ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा, स्टारबक्स में लोग जा रहे हैं, मैं भी गया। मैं बोलता हूँ स्टारबक्स में घुस गया, मैं बैठा रहा, मैं क्या ऑर्डर लेने आएगा कोई पर कोई आया नहीं ऑर्डर लेने। फिर मैं उठा, मैं क्या सब मैं देख रहा सब आ रहे हैं वहाँ पे कुछ बोल रहे हैं। अब मैं भी काउंटर पे गया, मैं और दोस्त, मैं उस टाइम पे बहुत शाय करता था, मैं और दोस्त दोनों काउंटर पे गए, और काउंटर पे जाने के बाद कि कॉफ़ी चाहिए, तो बोलती कौन सी। मैं क्या
अच्छी, मतलब मैंने बोला ये वाली दे दो। जो बेस्ट है। पहले मैंने बोला ये वाली दे दो, एस्प्रेसो थी, एस्प्रेसो। मैं कुछ नाम है भाई, अच्छी होती होगी। तो बोलती सर ये जो है ना ये डार्क कॉफ़ी होती है, मतलब ब्लैक कॉफ़ी होती है, इसके अंदर मिल्क। मैं कह ये नहीं चाहिए, मैं कहा कैपुचिनो दे दो। फिर नहीं, उसके बाद मैंने ये बोलता कि कुछ बेस्ट है आपके पास वो दे दो। सर आपकी कुछ मतलब आपकी कोई चॉइस तो होगी। मैंने बोला एक काम करो कैपुचिनो दे दो। उस टाइम पे यही था, कैपुचिनो मांगे कॉफ़ी होती है, बस यही याद था, कैपुचिनो मांगी, पंजाबी सॉन्ग्स में बड़ा उन्होंने मुझे दे दी वो 300 रुपये, उसका 300 मेरा, पी मैंने, फिर बढ़िया फील लिया। और उसके बाद होता है क्या है ना कि मैं ये उसके बड़े दिनों बाद जो है मैं गाज़ियाबाद जब नया नया आया था तो दिल्ली मेट्रो के चक्कर लगाता था, इस कोने से उस कोने तक जाता था, उससे बड़ा खुश होता था मैं। फिर मैं गाज़ियाबाद गया, 7 लोग रहते थे। उस टाइम पे सिर्फ जुनून था, मेंटल प्रेशर नहीं दिखाई देता था कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर भी है, मेंटल प्रेशर भी है, मेरे घर वाले भी हैं, याद था। पर एक चीज़ थी कि यार कुछ तो ऐसा कर दिखाऊंगा कि सारे रिग्रेट्स ख़त्म। ऐसे रिग्रेट के साथ तो नहीं जाऊंगा कि मेरे को बाद में ये बोलना पड़े कर सकता था पर कर नहीं पाया। ठीक है, तो मैं गाज़ियाबाद पहुंचा, पहुंचने के बाद देखा मैंने माहौल, अब 7 दिन, कोई झारखंड का, कोई बिहार का, अलग अलग स्टेट्स के लोग थे। पहला दिन तो शाम, मतलब दिन जैसे मैं पहुंचा था तो शाम में खाना वाना जो बना नॉर्मल सा, मेरे को समझ नहीं आया। फिर अगले दिन उठा, 2 बज गए, अभी तक खाना ही नहीं बना है। और मैंने बोला भैया कुछ खाना, तो बोलते खिलाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो खाना उस टाइम पे बनाया, क्या किया कि चावल लिए, उसको पकाया, हल्दी ली, नमक लिया, और उसको डाल के वो खाया मैंने। उन्होंने भी वही खाया। मैंने बोला भाई साहब यहाँ खाना नहीं खाते क्या लोग। फिर धीरे धीरे मैंने, शाम हुई, मैं कहा भूख लग रही है, वहाँ पे भी उन्होंने नॉर्मल सा कुछ बनाया। मैं कहा ये क्या सीन है। फिर शुरू के 3-4 दिन तो बड़ी मुश्किल से काटे, बाथरूम अच्छा नहीं, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ किया हर चीज़ में, क्योंकि घर से ऐसा नहीं था चीज़ें। और जहाँ बाहर हिमाचल में रहता वहाँ पे भी चीज़ें कम से कम खाना वगैरह तो हम बना लेते थे खुद, या तो खा लेते थे ढाबे पे सस्ते से। तो वहाँ पे ऐसा सीन नहीं था। तो मैंने क्या किया कि यार एक काम करता हूँ, मैं खुद सीखता हूँ खाना बनाना। मैंने उस टाइम बड़ी डिसीजन लिया, मैं खुद भी बनाऊँगा और इनको भी खिलाऊँगा, खुद के लिए भी खाऊँगा। तो जब सीखना शुरू किया तो मैं रोटियों से शुरू करा था। फिर एक दिन आया कि 40-40 रोटियाँ खुद के लिए, वो 2 रोटी खाने के लिए मुझे 40 रोटियाँ बेलनी पड़ती थी। मैं अपने लिए जो 2 खाना चाहता था मैं 40 और बनाता था उन लोगों के लिए भी, कि वो भी खा सकें। ठीक है, सब्जी भी बनाता था। धीरे धीरे अब परफेक्शन आ गई। फिर उस टाइम पे मेरी मम्मी को जब मालूम पड़ा कि तू किधर है, मैं कहा दिल्ली में हूँ। मैं किधर रह, गाज़ियाबाद रह रहा हूँ। मम्मी रोने लग गई। मम्मी की तबीयत ख़राब, मम्मी एकदम परेशान, टेंशन में, बोले तू किधर चला गया। फिर मेरे भाई का फ़ोन आता है कुछ दिनों में, मम्मी को कुछ हो जाएगा। तो मम्मी ने बोला कि घर आ जा। मैं गया ऐसे ही कुछ दिनों के लिए घर। फिर जब वापस आया तो फिर अपने उसी दोस्त के पास वापस गया, धीरज मिला उससे। फिर मैं गाज़ियाबाद वालों से कांटेक्ट किया, मैं क्या आ गया मैं वापस। तब होता है क्या है ना कि रूम शिफ्ट हो गया। मेरे को बड़ी खुशी कि मैं क्या इतने सारे लोगों के बीच में तो नहीं रहना पड़ेगा। अब जब रूम शिफ्ट हो गया तो मैंने क्या किया कि वहाँ पे भी खाना वगैरह मैं ही बनाता था। पर एक चीज़ थी, मेरे पास पैसे नहीं थे। शुरू में तो 1200 रुपया कुछ मेरे दोस्त ने दिए, कुछ मैंने थोड़े बहुत कमा लिए और मैंने दे दिया रेंट वगैरह। मेरे लिए भाई 2-3 हज़ार रुपये तो आ जाता था उस टाइम पे। और मेरे सामने लोग जब 15-15 हज़ार रुपये कमाते थे एक महीने का, मैं बड़ा खुश रहा था। मैं 15 हज़ार रुपये कमाता है भाई, बड़ी बात है। 15-20 हज़ार आराम से निकाल लेता है, बड़ी बात है। तो होता है क्या है ना कि एक इवेंट आता है, तो इवेंट में मैं गया, ठीक है, एक कंपनी का इवेंट था, मैं उसमें गया। तो बढ़िया कोट पैंट सिलाया था मैंने। तो मैं गया और जाने के बाद जो है क्या होता है कि वहाँ के एक फाउंडर ने मुझे बोला कि काम कर तू हमारे पास रह ले। जब मैंने स्पीच दी उनको लगा भाई साहब बड़ा अच्छा बंदा है, तो एक काम कर हमारे साथ रह ले। पर इवेंट में आने का मौका मुझे रवि भाई ने दिया था कि इसको भी बुलाओ, भाई जैसे है मेरे लिए। तो गया और फिर मैं ऑफिस में रहना शुरू करा। 6 महीने तक रहा मैं ऑफिस में।
फिर वहाँ पे भी कुछ कहा सुनी हो गई, कुछ बात हो गई, मेरे पे डाउट करने लग गए या कुछ, मतलब कुछ कि भी, हाँ, मतलब जो भी एक इंसिडेंट हुआ, हम्म, मनाने की बहुत कोशिश करी, बट मेरा एक अड़ गया बीच में कि नहीं यार, मैं स्केल करना चाहता हूँ। हम्म, मैं जब भी परेशान होता था वहीं से भी गुरुद्वारा चला जाता था। वो एक दिन गुरुद्वारा लेने मेरे को पहुँच गए थे, कि किधर गया तो किधर गया, तो परेशानी थी, चला गया गुरुद्वारा। फिर वापस मैंने गाज़ियाबाद वालों को फ़ोन करा, फिर गाजियाबाद फिर मैं फिर से गाज़ियाबाद। 3 बार उस टाइम पहुंच पे गए उन्होंने रूम चेंज कर लिया था। गाजियाबाद अब जब गया गाज़ियाबाद, तब मेरी पॉकेट में सिर्फ और सिर्फ 350 रुपये, 350 रुपये। उन 6 महीनों में मैं ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाया, ग्रो भी करा तो खर्च हो गया। हम्म, पर अब सिचुएशन ऐसी कि गया भी उस टाइम पे जब जेब में 350 थे। मेट्रो में गया, हम्म, अपना कौन सी शहीद स्थल अड्डा वाली जो एक मेट्रो जाती है, ठीक है, वहाँ से पता नहीं कौन सा एक स्टेशन आता है गाज़ियाबाद के लिए, मोहन करके, वहाँ उतरा। फिर उन्होंने मुझे राजबाग जगह थी शायद, हाँ, तो वहाँ पे रहने लगा। अब होता क्या था ना कि गया मैं, उन्होंने बोला कि एक काम करो, आप किराया वगैरह दे देना। मैंने बोला अभी नहीं है तो देंगे, बाद में देंगे अभी। तो सुबह जो होती थी ना वहाँ पे, भाई जो ब्रेकफास्ट खाता था मैं वहाँ पे, वो एक पैकेट दूध का लेके आएंगे, 3 लोग पियेंगे, ठीक है, हम 3 ही रहते, 3 लोग पियेंगे, और 3 पार्ले जी के 5-5 रुपए के बिस्किट लेके आते थे। वो मेरा ब्रेकफास्ट हुआ करता था। और वो जो हिसाब होता था ना दूध का, 5 वो तीनों में बंटता था कि ये दूध की थैली आई है 34 रुपये, 33, जो भी 30 रुपए की, 30 रुपए की जो भी दूध की थैली आई है, इतने में एक हिस्सा तेरा, एक हिस्सा तेरा, मतलब 10-13, 10-13, 10-13, मतलब हर दिन के 15-15 रुपए काउंट होते थे। इतनी वो थी। पर एक दिन ऐसा जब रेंट मांगा उन्होंने, मैंने बोला मैं नहीं दे पाऊंगा, अभी मेरे लिए मुश्किल है थोड़ा सा। तो उन्होंने जो है मेरे से रेंट मांगा, और मैंने बोला कि मेरे पास नहीं है। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? तो अब जब रेंट, उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं चलेगा, वैसा नहीं चलेगा, तो फिर मैंने बोला रख लो यार, मैं दे दूँगा। फिर कैसे ना कैसे करके जो है मैंने रेंट दे दिया। फिर वहीं से जर्नी आगे बढ़ती गई। फिर मैंने अपना पहला एक लैपटॉप लिया काम करने के बाद, ठीक है, मतलब ब्रेकअप जब हुआ था, ठीक है, मतलब वो दिमाग में फंसा हुआ था मेरे। तो वहाँ से बाहर निकलने के बाद मैंने लैपटॉप लिया, ठीक है, फिर अल्फ़ा प्रोजेक्ट को भी मैंने बिल्ड करा, फिर मैंने अपने लिए लैपटॉप लिया। मेरी फ़र्स्ट अचीवमेंट थी ज़िंदगी की, जो मैंने अपने पैसों से खुद लिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ने लगा लाइफ, फिर ट्रैक पे आ गई। फिर आईफोन आया, फिर बहुत सारी चीज़ें आई, ठीक है। अब आईफोन की सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोडक्ट्स में यूटिलाइज़ करता हूँ। मैक भी है, आईपैड भी है, एयरपॉड्स भी हैं, ठीक है, आईफोन 15 भी है, 14 प्रो मैक्स भी है। फिर ज़ारा में, H&M में, हर जगह शॉपिंग लगी होने। दिन में 30-30 हज़ार रुपये की शॉपिंग करना, अच्छे खासे स्पेंड करना, मतलब जब पैसा लगा ना आने, समझ आया यार बहुत सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। मतलब आई हैव टू स्पेंड ऑन माई सेल्फ इफ़ आई वांट टू ग्रो। स्टारबक्स रेगुलरली जाए, जिस स्टारबक्स में मुझे मेन्यू तक नहीं पता था ना, उसी स्टारबक्स में मैं कस्टमाइजेशन लग पड़ा कॉफ़ियों की करवाने। मेरे को अपनी कॉफ़ी के अंदर ये चाहिए, आई वांट दिस, मेरे को कैरामल चाहिए इसके अंदर, मेरे को विप्ड क्रीम नहीं चाहिए, मतलब टेस्ट समझ आ गया। मेरे को मोका चाहिए, ये चाहिए, मेरे को ऐसा चाहिए, मेरे को फ्रैपे में ये चाहिए, मेरे को आप ये डाल के दो, है ना, वो डाल के, मैं ऐसे करके कस्टमाइजेशन कराता था। तो लाइफ बहुत ज़्यादा बदली, बहुत अच्छी हुई उस टाइम पे। फिर उस टाइम पे गर्लफ्रेंड का याद आना आता था। मैंने अपने आप को उस टाइम पे दूसरा मौका दिया था मैंने। फिर आपके घर वालों का जो प्रेशर था वो कम हो गया। फिर घर वालों ने समझना शुरू करा कि यार ठीक है। जब मैं घर पे पैसा देने लगा, घर पे फिर मैं 1-1 लाख रुपया हर महीने देने लगा, 70-80 हज़ार रुपये ट्रांसफर। मतलब जब मैं घर गया ना उसके बाद, तो जब मतलब मैं कुछ महीनों के लिए घर गया था, तो 3-4 महीने मैंने घर में काटे। तो उस टाइम पे मैंने बोला मैं घर से रह के काम करूँगा। मैं क्या करता था, पापा को खुश करने के लिए 20,000 रुपये कैश निकालूंगा ATM से, दे दूंगा। फिर एक हफ्ते में फिर 30,000 कैश निकालूंगा, फिर दे दूंगा। फिर एक हफ्ते में फिर से 20 निकालूंगा, फिर दे दूंगा। एक महीने में 80, 1 लाख ऐसे करके देना। का क्या मतलब मैं बोलता हूँ ऑनलाइन भेजने में उतना फील नहीं है जो आमने सामने देखने में, कि भाई कैश दिया, इतनी मोटी गड्डी दी, कुछ तो दिया कि हाँ दिया भाई, वो रिएक्शन भाई दिल में ना सुकून में। फिर उनको भी हौसला हो गया कि यार बच्चा कर ही लेगा। आज प्राउड करते हैं, बहुत खुश होते हैं, मम्मी भी खुश होती है। उस टाइम में हर महीने पैसा देता। फिर घर में थोड़ा बहुत काम वाम चला,
फिर मैंने सोचा कि ऑफिस बनाऊंगा, फिर मुझे लगा रिसोर्सेज फिर से कम है, एक काम कर तो दिल्ली चला जाता हूँ फिर से मैं दिल्ली रहा, पहले द्वारका रहा, ठीक है, अभी मैं साकेत साइड रहता हूँ। तो जहाँ मैं एक कंबाइन में रेंट नहीं दे पाता था, 1200 रुपया और 2,500 का जो कंट्रीब्यूशन था मेरे से नहीं हो पाता था, आज जहाँ मैं रहता हूँ ना इंडिविजुअल अपना खर्चा, जो भी मेरे साथ रहते हैं मैं उनसे पैसा नहीं लेता। वो तो पता मेरे साथ बहुत सारे लोग रहे बट मैंने उनसे 1 रुपया नहीं लिया कंट्रीब्यूशन के नाम पे। जब उनको लगा, उनको ठीक है लगा कि देना चाहिए, उन्होंने दिया। बट आज मैं लिटरली बोलूँगा, मैं रहने का 1 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करता हूँ, ठीक है। आप भी मेरे साथ रहते हो, आपने देखा होगा कि ब्लिंकिट ऑल टाइम, जब मन किया जो मन किया, हर महीना 40-50 हज़ार का ट्रांजैक्शन ब्लिंकिट पे रहता ही है। जी वो मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर भी करी। और रूम में रहने का जो खर्चा है 47,000 मैं पे करता हूँ यहाँ, लिविंग कॉस्ट जो है मेरा, ठीक है, रेंट बिजली सब कुछ 47,000। फिर मज़ा आ गया, मतलब ज़िंदगी बदल गई यार, अब पर्सपेक्टिव बदल गया, अब ना विजन बहुत बड़े बड़े हैं। अब ये नहीं है कि भाई छोटा मोटा। पहले ना हम जिंदगी गुजारे के लिए जी रहे थे, बट आज जो ज़िंदगी है ना, अब गुजारा नहीं करना, अब एक कदम आगे बढ़ना है, लेवल्स आगे बढ़ाने हैं, पैसा कमाना है, शौक पूरे करने हैं। अब शौक पूरे करने हैं जो कि हम करते आए और आगे भी बहुत, अब बड़े बड़े शौक जो है पूरे करेंगे। अब जो छोटी मोटी ख्वाहिशें होती है ना कि यार इंसान आईफोन हो जाएगा, ये हो जाए हमारे पास, ये हो कुछ जाए, चीज़ें मैटर नहीं करती। अब ये ना 16 भी आया, अब फार्म हाउस के ऊपर बारी आई, 16 भी लॉन्च हुआ, हाँ नहीं फीलिंग चल पड़े थे आप तो लेने, मैंने आपको रोका, पर 16 भी आया, मतलब मैं बोला छोड़ पर यार क्या लेना, पर 16 भी आया, बहुत सारी चीज़ें, मतलब अब ये ना गैजेट्स और ये सारी चीज़ें अब सपना नहीं रहा। अब हम इन चीज़ों में हैं, हम एक लेवल आ चुके हैं जिसमें हम ये सारी चीज़ें ले चुके हैं, एक्वायर कर चुके हैं। अब लेवल ये है कि हाउ टू अफोर्ड, लाइक 3-4 करोड़ की गाड़ी कैसे लेनी, जो मेरी फेवरेट है, मेबैक मुझे लेनी है, मर्सिडीज़ की। अब ख्वाब ये है कि लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की जाए, क्योंकि मैं ऑलरेडी 12 करोड़ से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स में दे चुका हूँ। मतलब इतना ज़्यादा मैं हेल्प कर चुका अपने स्टूडेंट्स की लाइफ को चेंज करने में, 12 करोड़ में जनरेट कराने में हेल्प करी है। और अगर मैं बात करूँ कॉर्पोरेट सेक्टर्स की भी, तो अपने स्टूडेंट्स प्लस कॉर्पोरेट 50 करोड़ पार का कंट्रीब्यूशन है मेरा, जहाँ पे मैंने अपना योगदान दिया, जहाँ पे मैंने अपनी स्किल्स शेयर करी, मेंटोरशिप दी, और कम से कम उन लोगों को मैंने हेल्प करी इतना अमाउंट जनरेट करने में। तो मेरे पास जो आंकड़े हैं वो 50 करोड़ के आसपास है। तो लगता है कि यार वो तो दिख जाता है टॉप अर्नर से कहाँ से वो। अब देखो एक चीज़ ये भी है, मेरे को ये मैटर नहीं करता कि इंसान मेरे से बात करे फिर उसके बाद या नहीं करे, मैंने अपना काम कर दिया ना, दैट्स इट। मैं जिस चीज़ के लिए आया था मैंने अपना काम कर दिया, और बस अब मेरे को क्या करना है, आगे और ज़्यादा करते जाना है। अब फुल स्टॉप लगा नहीं लेना है किसी भी चीज़ के ऊपर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने काम के ऊपर फोकस करो, करियर के ऊपर फोकस करो, ये सारी चीज़ें थी। बट मेरी जो ज़िंदगी में जो ब्रेक लगी है ना सबसे बड़ी, इन सब चीज़ों में जो मेरे साल ख़राब हुए हैं ना, वो सिर्फ मेरी लव लाइफ की वजह से हुआ। लव लाइफ अच्छी नहीं रही, क्योंकि लव लाइफ मेरी अच्छी नहीं रही, और इतने बैड एक्सपीरियंस होने की वजह से मैं, जो भी लोग मेरे को जानते हैं वो यही बोलते थे, तू सीरियस ही रहता है, तू खोया ही रहता है, अक्सर मैं भी बोलता है, तू जवाब नहीं देता है, तू सोचता ही रहता है कुछ ना कुछ इन सब चीज़ों से निकल जा बाहर। तो ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, बट अब फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये है कि ज़िंदगी में कुछ करना है, बड़ा करना है, हासिल करना है, और ज़्यादा हासिल करना है, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, और ज़्यादा प्राउड फील कराना है, अपने सपने पूरे करने हैं, और जितनी भी चीज़ें हो सके। मतलब मैं एक चीज़ बोलता हूँ यार, कि अगर इस दुनिया में ना 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है ना, इंसानों ने इंसानों के लिए बनाया। ये तो बात, अगर इंसानों ने इंसानों के लिए बनाया है तो मीन्स हम भी हकदार हैं उन सब चीज़ों के। मैं भी वो मेक बैग चला सकता हूँ, मैं भी वो लैम्बोर्गिनी चला सकता हूँ, मैं भी 7 स्टार होटल में रह सकता हूँ। मतलब जब इंसानों ने इंसानों के लिए बनाया है, कि मैं क्यों नहीं हकदार हूँ, मैं उतना काम क्यों नहीं कर रहा, मैं अपने आप को क्यों सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ जो भी है बस इतना ही। नहीं, मेरे को ये है कि मैं जो भी, आज भी ऐसा है मेरे दिमाग में, अगर कोई चीज़ स्टक हो गई ना तो मैं लेके मानता हूँ। मैं उस चीज़ का 5 दिन इंतज़ार कर लूँगा, 7 दिन। अगर 7 दिन मेरे दिमाग में अभी भी यही चल रहा है, ले 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 ले, तो मैं काम करता हूँ, ले लेता हूँ उसको, क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइजिंग ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। लोग मेरे को भी बोलते हैं कितना खर्चा करता है, क्यों स्पेंड करता है। भाई खर्चा इतना करना है
कि फ़र्क ही ना पड़े कि बैंक बैलेंस कम हुआ कि क्या क्या हुआ, हुआ। ठीक है। मैं नहीं देखता बैंक बैलेंस। स्टूडेंट्स को कुछ आप टिप्स? स्टूडेंट्स को टिप्स ये देना चाहूँगा यार, तुम अगर सबसे पहली चीज़ मेल हो ना, अगर तुम्हें घर की हालत दिख रही है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ करने की ज़रूरत है, तो निकल जाओ मेरे दोस्त घर से बाहर। क्योंकि उस 4 दीवारी में आप बचपन तक तो सेफ थे, बट अगर आप अपनी ज़िंदगी को कोई अगर सेफ जोन में लेकर चलोगे ना, अपने सपनों को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दोगे ना उन 4 दीवारियों में, ठीक है, सेफ खेलते खेलते, तो भाई ज़िंदगी में फिर रिस्क लेने की आदत भी नहीं पड़ेगी, समझ भी नहीं आएगा। बाहर निकलोगे ना तो समझ आएगा ज़िंदगी क्या होती है, समझ आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, समझ आएगा कि पेरेंट्स के सपने क्यों ज़रूरी होते हैं। क्योंकि जो सपने हमारे पेरेंट्स पूरे नहीं कर पाए अपने लिए, वो अब हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि काश हमारा बच्चा तो कर सकता है इन सब चीज़ों को जो हम नहीं कर पाए। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो सबसे पहले मेल यूथ है ना, घर से बाहर निकलो। तुम अगर घर से बाहर नहीं निकलोगे ना, तो तुम अपनी ज़िंदगी में क्या ही कर रहे हो। घर में रह के काम अच्छा कर सकते हो, दैट्स ग्रेट, बट अगर उस 4 दीवारी में अगर आपको कंफर्ट फील नहीं हो रहा, उस 4 दीवारी में अगर आपको समझ नहीं आ रहा मुझे करना क्या है, घर से बाहर निकल जाओ। आज भी मैं अपने स्टूडेंट को ये एडवाइस देता हूँ कि समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, घर से बाहर निकल। चाहे पूरा दिन बैठा रहे, सड़क पे बैठा रहे, चाहे किधर भी बैठ, सीपी चले जा, इधर चले जा, बैठा रहे, तेरे को दिमाग में कुछ ना कुछ तो थॉट आएगा, कुछ ना कुछ तो आइडिया आएगा। और वो जो एक आइडिया भी ऐसा आ गया ना, तो एक आइडिया तुम्हारी पूरी ज़िंदगी चेंज कर देगा। और स्पेशली फीमेल्स के लिए यार, आज के ज़माने में ना लड़कियां पीछे नहीं है रेस में, लड़कियां भी बराबरी की रेस दौड़ रही हैं। मेरे को लगता है ज़्यादा अच्छा कर रही हैं यार। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें लड़कियां बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। आई डोंट नो बॉयज़ क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे हैं उसमें इतना अच्छा, बट एक चीज़ बोलते हैं ना, मल्टीटास्किंग लड़कियां कर लेती हैं, बॉयज़ के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब मैं भी देखता हूँ ना, मेरा एक फोकस है तो मैं उधर ही ध्यान दे सकता हूँ। मेरे को 36 चीज़ें 36 बातें समझ नहीं आती एक बारी में, सीधी बात कर रहे हैं तो मेरे को समझ आ जाती है। बट लड़कियां घर संभालना, अपना काम करना, मैं देखता हूँ यार कितनी सारी हाउस वाइफ्स हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल। लगता है कि नहीं यार कुछ तो है भाई उनमें, कुछ खास है हमसे। तो अप्रिशिएशन है, सैल्यूट है यार उन गर्ल्स को जो अपना स्टैंड लेती हैं, अपना करियर के ऊपर काम कर रही हैं। और अच्छा करो, अपने पेरेंट्स को खुशी दो। ज़रूरी नहीं कि यार अब आज के टाइम पे एक लड़का ही घर चलाए, लड़की भी चला सकती है, क्यों। बिल्कुल, बस बहुत बढ़िया बात है। तो ठीक है, एक बार वी आर अल्फा एंड हम अल्फा ही रहेंगे हमेशा। और हम ऐसे ही सबकी लाइफ चेंज करते रहेंगे और सारी सारी वीडियोस आप लोगों के लिए लेते आएंगे हमेशा। तो बने रहिए इस YouTube चैनल के ऊपर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सी यू, बाय बाय।